हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो माई सेल्फ निखिल भार्गव, मैं आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को जैसे कि पैटर्न मालूम है अपने सीए फाउंडेशन का, जो अपना पेपर है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसका पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। अपने सारे क्वेश्चंस क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो दो पेपर अपने पास ऑब्जेक्टिव है, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, और बाकी क्या है अपने पास सब्जेक्टिव पेपर है। अब अपने पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसकी अप्रोच बेटा थोड़ा सा डिफरेंट होती है। सब्जेक्टिव पेपर तो आप देता है वो 12th तक देते हैं वो, ठीक है ना। सब्जेक्टिव पेपर में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको अप्रोच अपनी थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यदि स्पीड ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है ना, तो हम पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे कोर्स में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है, हमारा कंटेंट है, उसके हम प्रॉपर मेथड डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है। कोई क्वेश्चन हाफ पेज का है सॉल्यूशन उसका, या 1 पेज का है, तो हम उसको इजीली 1 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो मैथमेटिक्स है, जो अपना पेपर है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पेपर में 3 पार्ट्स हैं बेटा, ठीक है ना। एक तो है मैथ्स, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो है अपने पास स्टैट्स, ठीक है। और जो बेटा थर्ड पार्ट है अपने पास अपने पेपर का, वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये बेटा अपने 3 पार्ट्स हैं अपने पेपर के, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ओमकार। अब हमारे पास जो ये मैथमेटिक्स है बेटा, इसका जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स का जो वेटेज है बेटा वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है अपने पास, ठीक है। सिमिलरली स्टैट्स का जो वेटेज है वो भी 40 मार्क्स का है, और लॉजिकल रीजनिंग का जो वेटेज है बेटा वो 20 मार्क्स का है। तो टोटल हमारे पास 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स एंड 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग। ये अपने पास स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई सर हम तो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे करेंगे। तो बेटा ये स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये तो सबके लिए सेम है, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हो या फिर वो स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का नहीं हो। उन दो सबके लिए क्या है, ये सेम है, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और अपने जो ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है बेटा, इसमें भी ऑलमोस्ट 50% पार्ट ऐसा है जो आप अप टू 10th लेवल तक पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम पूरा देखेंगे क्या क्या चैप्टर्स हैं अपने पास, तो हम डिस्कस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ इसमें से काफ़ी चीज़ें आपने पहले डिस्कस कर रखी हैं, बस हमारे पास वो रिकॉल नहीं हो रही है हमें, तो उसको हम रिकॉल कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ईजी पेपर है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग पेपर है, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स है, जो हमारे पास मैथमेटिक्स है बेटा, उसमें हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चैप्टर्स हैं अपने पास मैथमेटिक्स के, ठीक है ना, ये अपन देखते हैं। हाँ, तो बेटा मैथ्स में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं, अपने पास मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर इज रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ठीक है ना। ये अपने पास बेटा 3 टॉपिक्स हैं अपने पास फर्स्ट चैप्टर में, रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, ठीक है, एंड लॉगरिथम। ये अपने पास टोटल 3 टॉपिक्स हैं।
सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास वो है बेटा इक्वेशंस। इक्वेशंस आपने पढ़ रखी है बेटा 9th-10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, ये आपने सबने पढ़ रखी हैं किसी ना किसी क्लास में, ठीक है ना। इक्वेशन के साथ साथ अभी हमारे लास्ट अटेम्प्ट तक एक मैट्रिसेस और था बेटा, लेकिन ये मैट्रिसेस नवंबर 2021, ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स आगे के अटेम्प्ट्स के लिए हटा दिया है। नवंबर अटेम्प्ट से ये नहीं आएगा, ये अपने कोर्स में नहीं है, ये डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने पास जो अब है, अब इसमें सिर्फ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। थर्ड चैप्टर बेटा छोटा सा चैप्टर है, इनइक्वलिटीज। फोर्थ चैप्टर जो है वो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, इसका वेटेज भी हम देख लेते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस का इसका वेटेज है फर्स्ट चैप्टर का हमारे, ठीक है। जो हमारा सेकंड चैप्टर है बेटा इक्वेशंस, इसका वेटेज हम 4 क्वेश्चंस का मान सकते हैं, ठीक है ना। इनइक्वलिटीज, इसका वेटेज है बेटा 0 to 2 क्वेश्चंस, मतलब इसमें वेरिएशन रहता है, कई बार होता है 0 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक भी नहीं आता, कई बार 1 क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और लास्ट है हमारे पास ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने लिखा, इसका वेटेज बेटा बहुत ज्यादा है, 14 to 16 क्वेश्चंस का वेटेज है इसका, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हम देख रहे हैं, मतलब 40 मार्क्स का पेपर है, उसमें से केवल एक चैप्टर में से करीब करीब ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं एक सिंगल चैप्टर में से। तो ये वेटेज बेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है और बहुत ईजी चैप्टर है ये, मतलब हम बाकी चैप्टर से कंपेयर करें तो ईजी है, ऐसा नहीं टफ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो टॉपिक्स है बेटा, एक तो है सिंपल इंटरेस्ट, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, और एक टॉपिक है बेटा एन्युटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं एन्युटी को छोड़ करके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है और आप जानते भी हो ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। फिफ्थ जो हमारे पास चैप्टर है बेटा अपने कोर्स का, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। 6th चैप्टर जो है वो है एपी एंड जीपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 7th चैप्टर है बेटा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन, एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा कोर्स कंटेंट है। बेटा अपने पास डिफरेंशिएशन और जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, मैथ्स में ऐसा कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है ना। मैथ्स में तो वो सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, स्टार्टिंग में आपको लग रहा है, बाकी कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारे पास जो 5th चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसका वेटेज है वो 4-5 क्वेश्चंस का है। एपीजीपी का वेटेज भी 4 to 5 क्वेश्चंस का है।
सेट रिलेशन फंक्शंस का भी इतना ही है, करीब करीब 4 to 5 क्वेश्चंस। और लास्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसका जो वेटेज है वो है 5 to 6 क्वेश्चंस का। तो ये तो बेटा अपने पास टोटल अपना कोर्स कंटेंट हो गया कि हमारे पास कोर्स क्या क्या है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रेशो एंड प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। तो हम स्टार्ट करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन से, ठीक है बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रेशो। रेशो क्या है बेटा? तो रेशो को क्या है बेटा, हम कंपैरिजन करने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है ना। यदि हमें कंपैरिजन करना है बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? रेशो यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, ए एंड बी। हमने कहा कि ए के पास 200 रुपीज हैं, ए के पास कितने में है? 200 रुपीज है, एंड बी हैव 400 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों का अमाउंट है। अब हमें इनके अमाउंट को कंपेयर करना है। तो कंपेयर हम क्या कर सकते हैं? मेनली 2 टाइप से हम कंपेयर करते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी है, बी हैव 200 रुपीज मोर देन ए, ठीक है। एक तो हम ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास जो बी है उसके पास बेटा क्या है? 200 रुपीज मोर देन ए। एक तो ये कंपैरिजन हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम कंपैरिजन कर सकते हैं टाइम्स में। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो बी है उसके पास जो अमाउंट है वो 2 टाइम्स है, देन ए। तो ये हमने 2 टाइप से कंपैरिजन किया। एक में हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा? डिफरेंस कैलकुलेट किया, 400 माइनस 200 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? अमाउंट आ गया कि हमारे पास इतना डिफरेंस है। 400 में से हमने क्या कर दिया? 200 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और सेकंड केस में हमने ये देखा कि कोई भी एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कितने टाइम्स है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ बी है इट इज ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमने जो कंपैरिजन किया है बेटा सेकंड वाला टाइम्स की फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रेशो कहते हैं। जो हम टाइम्स की फॉर्म में कंपैरिजन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रेशो कहते हैं, ठीक है। तो हम रेशो की डेफिनेशन, रेशो को हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेशो क्या है। इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा रेशो की। रेशो इज द कंपैरिजन, रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 or more similar quantities. Ratio is the comparison between 2 or more similar quantities. ठीक है बेटा, ये हमने रेशो को डिफाइन किया है। तो हमने देखा कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन 2 और मोर थिंग्स, तो एक तो हम डिफरेंस से कंपैरिजन कर सकते हैं और एक हम कर सकते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितने टाइम्स है। तो जब भी हम टाइम्स में कंपैरिजन करते हैं तो वही बेटा हमारा क्या होता है? रेशो होता है, ठीक है। अब रेशो को हमने डिफाइन तो कर लिया, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे यदि हमने ए और बी के बिटवीन रेशो कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे कि ए रेशो बी इट इज इक्वल्स टू 200 रेशो 400, 200 रेशो 400। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। दोनों में देखो डिवाइड जा रहा है, 200 का डिवाइड चला जाएगा दोनों में, तो डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? 1 रेशो 2। अब ये 1 रेशो 2 हमें क्या बता रहा है कि ए का यदि 1 पार्ट है तो बी का क्या होगा? 2 पार्ट होगा, मतलब बी इज ट्वाइस ऑफ ए। यही हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ये हमें जो रेशो है, ये हमें रेशो हमें ये बताता है कि कोई भी एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कितने टाइम्स है।
हमेशा रेशो यही बताएगा अपन को, ठीक है। तो रेशो की डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। जब भी हमें टू वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है, कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कितने टाइम्स है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, रेशो यूज करते हैं। अब रेशो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस किस तरीके से हम रेशो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेशो को रिप्रेजेंट करने के मेनली हमारे पास टू मेथड्स हैं बेटा। यदि हमें रेशो को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं बेटा ए रेशो बी। ये अपने पास जो कॉलन का साइन है, टू डॉट्स हैं, ये रेशो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ए रेशो बी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना सबको। रेशो को रिप्रेजेंट करने का बेटा अपने पास एक और मेथड है। रेशो को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए अपॉन बी, ठीक है। तो ये अपने पास टू डिफरेंट मेथड्स हो गए रेशो को रिप्रेजेंट करने के। दोनों ही तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, दोनों ही हमारे यूज में आते हैं। क्वेश्चंस में हम ये वाला मेथड भी जो अपन ने ये लिखा ए रेशो बी, इसका भी हम यूज करेंगे, और हमारे पास जो ये ए अपॉन बी है इसका भी हम यूज करेंगे, दोनों का हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो ये रेशो में ए है बेटा, ये ए जो है ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ रेशो, ठीक है। और जो ये बी है इसे कहते हैं हम सेकेंड टर्म। बी इज सेकेंड टर्म ऑफ रेशो। ए फर्स्ट टर्म है और बी क्या है बेटा अपने पास, सेकेंड टर्म है। अब जो ये फर्स्ट टर्म है इसका एक और नाम है बेटा, जो ये फर्स्ट टर्म है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ए इज एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म है बी, उसको बेटा हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ए एंटीसीडेंट है और अपने पास बी क्या है बेटा, कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। तो अपन ने अभी तक बेटा क्या किया, रेशो की डेफिनेशन डिस्कस की, रेशो कहते किसे हैं और रेशो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। ए रेशो बी से ए इज एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो ये हमें इसके नाम मालूम होने चाहिए। हमें क्वेश्चंस में पूछते हैं कैलकुलेट एंटीसीडेंट, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एंटीसीडेंट है क्या, नहीं तो हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। ये तो रेशो का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब रेशो को हमने जो रिप्रेजेंट किया या डिफाइन किया है, इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, नोट डाल करके लिखते रहो बेटा। फर्स्ट पॉइंट है, हमने डेफिनेशन में कहा था कि हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, सिमिलर होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है, बोथ क्वांटिटीज ऑफ रेशो शुड बी सिमिलर। बोथ क्वांटिटीज ऑफ रेशो शुड बी सिमिलर, ठीक है ना, एक जैसी क्वांटिटीज होनी चाहिए जो भी हमने यूज की है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं ए एंड बी के बिटवीन, ठीक है, ए और बी के बिटवीन हम कोई रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। ए का हमने वेट लिया, ए का वेट कितना है बेटा, 60 किलोग्राम, ठीक है। और जो हमारे पास बी है, ठीक है, उसकी हमने हाइट ले ली सपोज 5 फुट, ठीक है। तो हमने ए का तो वेट लिया है 60 किलोग्राम और बी की हमने क्या ली है, हाइट ली है 6 फुट। तो किसी भी एक पर्सन की के वेट को सेकेंड पर्सन की हाइट से यदि हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम ऐसा रेशो कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा रेशो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास एक का तो हमने क्या लिया है, वेट लिया है,
और दूसरे की हाइट ली है, तो दोनों क्या है बेटा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो इनका रेशो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं होता है। यदि हमें रेशो कैलकुलेट करना है तो ए का हम वेट लेंगे तो बी का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, वेट लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसका रेशो कैलकुलेट करेंगे तो सपोज ए का वेट हमारे पास 60 kg है और हमें दे रखा है बी का वेट कितना है, हमारे पास 70 kg है। अब हम इसका रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इसका रेशो क्या होगा बेटा, 60:70, 10 का डिवाइड कर दो, डिवाइड जा रहा है तो 6:7, तो ये रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप रेशो कैलकुलेट करोगे आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास बोथ क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि हमारे पास क्वांटिटीज सेम नहीं है तो हमारा रेशो कभी भी सही नहीं होगा, उसको कैलकुलेट करना मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो यूनिट्स हैं रेशो की, ठीक है, वो यूनिट्स क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। यूनिट्स ऑफ रेशो यूनिट्स ऑफ रेशो शुड बी सेम। ठीक है ना, तो हमारे पास जो भी यूनिट्स हैं रेशो की वो सेम होनी चाहिए। यदि डिफरेंट यूनिट्स हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ठीक है ना, सही नहीं आएंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, इसका हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं इनके अमाउंट्स का। हमने कहा ए के पास 5 रुपीज है, ए के पास कितना अमाउंट है बेटा, 5 रुपीज का अमाउंट है, और बी का जो अमाउंट है वो है बेटा अपने पास 200 पैसे। ठीक है, 200 पैसे हैं अपने पास। तो अपने पास ए का भी बेटा यूनिट अपने पास सिमिलर क्वांटिटी है। देखो, ए भी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी भी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहां पर यूनिट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यदि इसका रेशो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 500:200, अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 5:200। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो यहां तो 1 आ जाएगा, और यदि हम 200 में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो अपने पास क्या आएगा बेटा, 40 आ जाएगा। तो हमने दोनों में क्या कर दिया, 5 का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रेशो क्या आ रहा है बेटा, 1:40 आ रहा है ये अपने पास रेशो। अब ये करेक्ट रिजल्ट है क्या, ये तो ये कह रहा है कि बी के पास ए के 40 टाइम्स है। ठीक है, बी के पास जो अमाउंट है वो ए का कितना है बेटा, 40 टाइम्स है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये करेक्ट रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यदि सही रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो हमें यूनिट्स को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास यहाँ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं उसको हम क्या बनाएंगे बेटा, सेम बनाएंगे। तो इसको हम सेम बना सकते हैं। यदि ए के पास जो अमाउंट है वो 5 रुपीज है, तो हम बी का अमाउंट भी किस में चेंज कर सकते हैं, रुपीज में चेंज कर सकते हैं। बी के पास 200 पैसे हैं तो उसको हमने रुपीज में चेंज कर लिया, कितना आ गया बेटा, हमारे पास 2 रुपीज आ जाएगा। अब इसका रेशो कैलकुलेट कर लो, इसका रेशो क्या आएगा बेटा अपने पास, 5:2। ये हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया। ये हमारे पास करेक्ट रेशो है। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए। सपोज हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, ए एंड बी। ए अर्न्स 90 रुपीज इन 8 आवर्स। ठीक है, ए की अर्निंग कितनी है बेटा, 90 रुपीज इन 8 आवर्स, एंड बी अर्न्स 150 रुपीज इन
12 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी की अर्निंग्स दे रखी है इन्होंने। अब हमसे कहा है कि ए और बी की अर्निंग्स का रेशो कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यदि हम रेशो कैलकुलेट करते हैं, सपोज ए रेशो बी, तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो ए की अर्निंग है वो तो बेटा है अपने पास 90 रुपीज, और बी की अर्निंग जो है वो अपने पास कितनी है बेटा 150 रुपीज। तो यदि हमने इसका रेशो कैलकुलेट करने बैठे और हमने रेशो ऐसे कैलकुलेट कर दिया 90 रेशो 150, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 15 में डिवाइड जा रहा है बेटा अपने पास 3 का, किसका डिवाइड जा रहा है 3 का, तो 3 का डिवाइड कर दो तो 3 रेशो 5 आ गया। अब क्या ये रेशो करेक्ट है क्या, ठीक है। हमने क्या किया, डायरेक्ट उनकी अर्निंग ली और उनका रेशो कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ये 3 रेशो 5 आया ये करेक्ट है भी या नहीं है। तो ये बेटा अपने पास रेशो जो हमने कैलकुलेट किया है करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनकी यूनिट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यूनिट जब तक हम सेम नहीं बनाएंगे तब तक हमारा रेशो क्या होगा, सही नहीं होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लें, रिलायंस तो सब जानते हो बेटा, सब सिम यूज करते हो रिलायंस जियो की, ठीक है ना। तो अपने पास जो रिलायंस है उसमें उसके ऑनर हैं जो मुकेश अंबानी है, ठीक है ना, उसकी हम इनकम ले लेते हैं मुकेश अंबानी। हमने कहा जो यह जो मुकेश अंबानी है, ठीक है, वो 5 लाख रुपीज पर मिनट अर्न करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है, मैं एग्जैक्ट अपन को नहीं मालूम कितनी है उनकी इनकम, ठीक है ना, पर इससे ज्यादा ही होगी, अपन ने तो थोड़ी कम ही ली है। 5 लाख रुपीज पर मिनट वो अर्न कर रहे हैं मुकेश अंबानी, ठीक है। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं निखिल भार्गव, ठीक है, मैंने कहा भैया मेरी अर्निंग है सपोज 20 लाख रुपीज पर ईयर, ठीक है। ये अर्निंग है 5 लाख रुपीज और 20 लाख रुपीज। अब मैंने कहा भैया हमारी इनकम का रेशो कैलकुलेट कर लो, तो हमारी इनकम का रेशो क्या आ गया 5 लाख रेशो 20 लाख, यानी कि 1:4। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि भैया मैं मुकेश अंबानी से 4 टाइम्स अर्न कर रहा हूं, 4 गुना ज्यादा अर्न कर रहा हूं, ठीक है। मजा आ जाए ऐसा हो जाए तो, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेक्ट है क्या, ये अपने पास करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा करेक्ट, क्योंकि आपको साफ पता लग रहा है यहां पर कि हमने जो मुकेश अंबानी की इनकम ली है वो तो देखो पर मिनट ली है, क्या लिए पर मिनट, ठीक है। और मैंने जो अपनी इनकम ली है वो क्या लिए पर ईयर लिए। तो यहां टाइम का डिफरेंस हो गया नहीं हो गया बेटा, पर मिनट और पर ईयर बहुत डिफरेंस हो गया है, तो ठीक है ना। तो यदि हमें इनकम को कंपेयर करना है तो इसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ए जो वर्क कर रहा है वो 8 आवर वर्क कर रहा है, और जो बी वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है 12 आवर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, इसकी यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक 8 आवर वर्क कर रहा है और एक 12 आवर वर्क कर रहा है, तो ये तो बहुत डिफरेंस हो गया टाइम का। तो हम यूनिट कैसे बना सकते हैं, या तो हम ए की अर्निंग कैलकुलेट करें 12 आवर्स की, ठीक है ना, या हम बी की अर्निंग कैलकुलेट करें 8 आवर्स की, या फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इसकी पर आवर की अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम बेटा ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो ए है वो 90/8 रुपीज पर आवर अर्न कर रहा है। कितना अर्न कर रहा है 90/8 रुपीज पर आवर अर्न कर रहा है। और जो हमारे पास बी है वो 150 डिवाइडेड बाय 12 रुपीज पर आवर ये अर्न कर रहा है। दोनों की अर्निंग हमने पर आवर कैलकुलेट कर ली। अब देखो हमारे पास पर आवर कैलकुलेट करने से ये जो यूनिट्स हैं वो चेंज हो गई, वो सेम हो गई दोनों की, ठीक है ना। ए की भी अपने पास रुपीज पर आवर हो गई और बी की भी बेटा अपने पास क्या हो गई रुपीज पर आवर हो गई। दोनों की यूनिट क्या हो गई सेम हो गई। अब हम इनका रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए है और जो बी है उनकी अर्निंग्स का रेशो जो होगा, ठीक है, रेशो को हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने पास ए अपॉन बी इक्वल्स टू आ जाएगा 90/8 डिवाइडेड बाय 150 अपॉन 12। ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो। 90/8 इंटू 12/150, ठीक है। जो अपने पास ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। अब आप देखो बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। फिर ये 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 और 15 को भी कैंसिल कर सकते हैं हम, ये 5 आ जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर में तो हमारे पास 9 बचा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 10 बचा। तो हमारे पास बेटा जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9/10 आ रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं ए और बी की इनकम का जो रेशो होगा वो क्या होगा बेटा, 9:10 होगा, ठीक है। ए और बी की इनकम का जो रेशो होगा वो क्या होगा बेटा, 9:10 होगा। जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 3:5, ये हमारे पास बेटा करेक्ट रेशो नहीं है। समझ रहे हो ना सब जने, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास यूनिट क्या थी, डिफरेंट थी। तो ये आप बेटा सबको समझ में आ गया कि हमारे पास जो भी यूनिट्स हैं रेशो की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि हमारे पास यूनिट डिफरेंट हैं तो हम रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूनिट्स क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि हमारे पास कोई भी रेशो है, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई रेशो है 3:5। अब इसकी बोथ टर्म्स में हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने सपोज 3 में ऐड कर दिया 5, 3 में हमने 5 ऐड कर दिया और 5 में भी हमने 5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने दोनों ही टर्म में बेटा क्या किया, 5 एक कांस्टेंट नंबर है वो हमने ऐड कर दिया दोनों ही टर्म में। तो अब हमारे पास रेशो चेंज हो जाएगा और रेशो चेंज होके हमारे पास क्या आ गया बेटा, 8:10, 8:10 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस 8:10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें बेटा देखो दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है, 2 का डिवाइड जा रहा है। 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 5 में 2 का डिवाइड 10 में 2 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा अपने पास बेटा, 5 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, 4:5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास जो रेशो आया 4:5, ये ओरिजिनल रेशो से क्या है, चेंज है बेटा, चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि हमारे पास रेशो की बोथ टर्म्स में यदि हम कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हैं या फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा रेशो जो है वो परमानेंटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रेशो हमारा परमानेंटली क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में हमने देखो 5 ऐड किया तो हमारा रेशो परमानेंटली चेंज हो गया और रेशो क्या आ गया, नया 4:5 आ गया। अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास है कोई रेशो A:B। अब यदि हमने A में भी K ऐड कर दिया कोई कांस्टेंट वैल्यू और B में भी हमने K ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो ये रेशो है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये इक्वल नहीं रहता है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है, इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A:B इज नॉट इक्वल टू A + K रेशो B + K, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, रेशो की बोथ टर्म्स में आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपका रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कर तो सकते हैं लेकिन ऐसा करने पर हमारा रेशो क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली यदि हम देखें कि हमारे पास यही रेशो ले लेते हैं हम 3:5। अब इसमें हम कोई कांस्टेंट नंबर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया और जो सेकंड रेशो है उसमें भी बेटा हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए में भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया और बी में भी हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने पर क्या आ रहा है हमारे पास,
12:20। तो हमारे पास जो न्यू रेशो आया बेटा वो क्या आ रहा है, 12:20 आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है, तो आप 4 का डिवाइड कर दो। आप 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा अपने पास, 3 आएगा, ठीक है ना। और 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब इस रेशो को आप प्रीवियस रेशो से, जो अपना ओरिजिनल रेशो था, उससे कंपेयर करो। देखो सेम वैल्यू है क्या, बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये रेशो आया ये क्या है बेटा, सेम आया। जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है उसके इक्वल आया अपने पास, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई रेशो ए रेशो बी है। यदि उसकी बोथ टर्म्स में हम कोई एक कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई कर दें, के ए रेशो के बी, तो ये दोनों रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। बोथ टर्म्स में हम कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो ये हमारे पास दोनों रेशो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, ये 3:5 है, ये भी क्या आया है हमारे पास, 3:5 ही आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और डिवाइड करने पर भी कोई चेंज नहीं आता है बेटा। यदि हम डिवाइड कर दें तो वो भी सेम रहता है, A/K रेशो B/K, ये भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि रेशो की बोथ टर्म्स में हम कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, ये आपको बेटा याद रखना है। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अपन ने अभी तक क्या डिस्कस किया, एक तो रेशो की डेफिनेशन डिस्कस की कि रेशो क्या होता है, 2 और मोर देन 2 सिमिलर क्वांटिटीज के बिटवीन कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेशो कहते हैं। फिर रेशो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस किया, ए रेशो बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम A/B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा हमारा, कि हमारे पास जो रेशो है उसकी बोथ टर्म्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, अदरवाइज रेशो हमारा मीनिंगफुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया कि हमारे पास रेशो की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि यूनिट्स सेम नहीं हुई तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यूनिट्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास जो भी रेशो है उसकी बोथ टर्म्स में हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमारा रेशो चेंज नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं रेशो पर बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, इफ x/a equals to y/b equals to z/c, ठीक है। अपने पास ये वैल्यूज गिवन है बेटा, x/a इक्वल्स टू y/b इक्वल्स टू z/c, ये 3 वैल्यूज इक्वल है। देन कैलकुलेट x रेशो y रेशो z। तो आपको x रेशो y रेशो z कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर हमें क्या दे रखा है, इन्होंने 3 वैल्यूज इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। x/a इक्वल्स टू y/b इक्वल्स टू z/c। तो ये इक्वल जो वैल्यूज दे रखी हैं इसको हमने एज्यूम कर लिया, दीज वैल्यूज आर इक्वल्स टू k, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, k के इक्वल है, ये तीनों वैल्यूज। अब हम एक एक करके इनको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, x/a इक्वल्स टू k, ठीक है ना। x/a किसके इक्वल है, k के इक्वल है। y/b ऑल्सो इक्वल्स टू k एंड z/c ऑल्सो इक्वल्स टू k। ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं अपने पास, x/a, y/b एंड z/c। ये तीनों की तीनों वैल्यूज बेटा किसके इक्वल है, k के इक्वल है, ठीक है।
अब यहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपन को सिंपल। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ, a इंटू के, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू b इंटू के एंड z इज इक्वल्स टू c इंटू के। तो हमारे पास बेटा 3 वैल्यूज आ गई, x y z, a के, b के एंड c के, ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गए, ठीक है। इसमें बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो हमारे पास x की, y की और z की वैल्यूज आ गए। अब हमें रेशो किसका कैलकुलेट करना है, x रेशो y रेशो z कैलकुलेट करना है, x रेशो y रेशो z, ये रेशो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब आप वैल्यूज पुट कर दो बेटा, ए के रेशो बी के रेशो सी के, ये हमारे पास रेशो आ गया। अब देखो बेटा इसमें हम जो भी वैल्यू है, इसको रेशो को हम हमेशा क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज में हमारे पास के का डिवाइड जा रहा है, तो अपने पास रेशो क्या आ जाएगा बेटा, ए रेशो बी रेशो सी, ये हमारे पास रेशो आ गया। हमने इन सब में बेटा किसका डिवाइड कर दिया, के का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अपने पास ये सिंप्लीफाइड होकर के रेशो आ जाएगा। तो ये अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो हमने बेटा प्रॉपर मेथड से किया है, सारी चीजें लिखी हैं, मतलब जैसा हम सब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। लेकिन अब हमारे पास तो क्या ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, हमारे पास मेथड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है जितना पॉसिबल हो सकता हो, ठीक है ना। तो मेथड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमने किस मेथड से किया। लेकिन शॉर्ट मेथड अप्लाई करें तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मेथड अप्लाई करते हैं शॉर्ट, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक क्वेश्चन तो अपने उससे सॉल्व हो गया और बाकी के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो फिर वो शॉर्ट मेथड नहीं है, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, देखो बेटा आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एक्स रेशो वाई रेशो जेड, हमारे पास जो ये है एक्स वाई एंड जेड, ये किसके इक्वल आया है, ए रेशो बी रेशो सी के इक्वल आया, ठीक है ना। अब बेटा इसमें ध्यान से देखो, जो इनके नीचे नंबर लिखे हुए हैं, एक्स के नीचे ए लिखा हुआ है, वाई के नीचे बी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और जेड के डिनोमिनेटर में क्या है, सी है, यही इसका रेशो आया है हमारे पास, ठीक है ना। एक्स के नीचे जो ए लिखा हुआ है, वाई के नीचे जो बी है और जेड के नीचे जो सी है, वही क्या आ रहा है बेटा, इसका रेशो आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं उनके डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटीज हैं वही उनका क्या होगा, रेशो होगा। तो अब इसको हमारे पास यदि क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन है a/5 इक्वल्स टू b/7 इक्वल्स टू c/9, तो हमारे पास a रेशो b रेशो c क्या होगा बेटा, हाँ बेटा कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करते रहो आंसर, ठीक है ना। बताओ बेटा क्या आएगा, इनके नीचे जो क्वांटिटीज हैं, क्या क्या क्वांटिटीज हैं अपने पास, 5, 7 और 9, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 रेशो 7 रेशो 9, ठीक है। हाँ भाई हेलो बेटा। तो बेटा जो भी क्वेश्चंस अपन करें, आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करके देखना है और कमेंट बॉक्स में बेटा उसका आंसर आप करते रहिए, ठीक है। तो अपन चेक करते रहेंगे कि आपने सही किया है या फिर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं क्वेश्चन अपन, और x/11 इक्वल्स टू y/7 इक्वल्स टू z/3। तो आपको ये बताना है बेटा x रेशो y रेशो
z, ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हमारे पास जो नीचे नंबर्स लिखे होते हैं उसी के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 11:7:3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो क्या है? 2x/3 इक्वल्स टू y/5 इक्वल्स टू z/7, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको x रेशो y रेशो z कैलकुलेट करना है। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब बेटा अपने पास अभी हमने कहा x के नीचे जो क्वांटिटी है हम वो लिख देंगे, y के नीचे जो क्वांटिटी है वो लिख देंगे, z के नीचे जो क्वांटिटी है वो लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो बेटा यहां पर अपने पास x के साथ क्या है? 2 और है। अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वहां x y z का मल्टीपल क्या था? 1 था। ओनली x y z थे, उसके अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं था, ठीक है ना। तो अब हमें यदि रेशो कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है, तो हमारे पास x रेशो y रेशो z, तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते जो अभी तक हमने किया था 2:3:5:7। हमें इस 2 को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा न्यूमरेटर से, ठीक है। तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या करेक्ट है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या बेटा? ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज इक्वल थी। यदि हमने एक वैल्यू में कुछ चेंज कर दिया तो बाकी वैल्यूज में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम चेंज सब में करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो y है, y के नीचे जो 5 है डिनोमिनेटर में, उसमें भी हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे। और अपने पास जो z है, z के नीचे 7 है, उसमें भी आप क्या मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 2 मल्टीप्लाई करोगे। अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो बेटा ये x2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई बेटा? x/3 इक्वल्स टू y/10 इक्वल्स टू z/14, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अपने पास x रेशो y रेशो z कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये आ गया हमारे पास 9:10:14। यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन आ गया। समझ में आया बेटा? हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको हमें हटाना जरूरी है। न्यूमरेटर में x y z का कॉफिशिएंट बेटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसके साथ मल्टीपल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर क्या था? x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस 2 को हमने क्या कर लिया? यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक जगह करेंगे तो हमें सब जगह करना पड़ेगा, तो हमने सब जगह डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी पर बेस्ड। टू एक्स अपॉन 2x/5 इक्वल्स टू 3y/2 इक्वल्स टू z/3, ठीक है। इसको आपको बेटा सिंप्लीफाई करके x रेशो y रेशो z कैलकुलेट करना है। ये आपको बेटा कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो और मुझे आंसर सेंड करो, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं।
हाँ बेटा कर रहे हो सॉल्व, हो रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक? 15:4:18 नुपुर का आंसर आया है। ठीक है बेटा, चेक करते हैं अभी अपन। हाँ भाई बाकी स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हमें देखो यहां पर क्या एलिमिनेट करना है, इधर ध्यान से देखो बेटा। अब हमें यहां पर एलिमिनेट करना है 2 और 3 को। ठीक है, तो 2 इंटू 3 हम डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में तीनों जगह हम 2 इंटू 3 यानी कि 6 डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहां पे भी हमने 2 इंटू 3 डिवाइड कर दिया। सेम यही प्रोसेस हम यहां पर करेंगे और सेम यही प्रोसेस हम यहां पर करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तीनों जगह हमने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल ही रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x/15 इक्वल्स टू y/2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वल्स टू z/2 इंटू 3, 6, 6 3 18। तो हमारे पास जो रेशो है बेटा वो क्या आ गया, x रेशो y रेशो z। ये बेटा हमारे पास आ गया 15:4:18। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, तो एक तो बेटा अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें कई बार थोड़ा सा चेंज करके, जैसे यहां तो हमसे रेशो कैलकुलेट कराया, ठीक है ना, हमसे थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इफ a/4 इक्वल्स टू b/5 इक्वल्स टू c/9। ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब आपसे कैलकुलेट करा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ठीक है, ये वैल्यू बेटा आपसे कैलकुलेट कराई है इन्होंने। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो प्रॉपर मेथड है वो क्या होता है, इसको हम k एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब k एज्यूम कर लिया तो अब हमारे पास देखो a/4 ये भी k के इक्वल है, b/5 ऑल्सो इक्वल्स टू k एंड c/9 इक्वल्स टू k। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपने पास 5 के आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपने पास 9 के आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4 को, 5 को और 9 को, तो ये हमारे पास बेटा a, b और c की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम a और b, a, b और c की वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे। पुट कर दो इस क्वेश्चन में। यहां पर a की वैल्यू बेटा अपने पास है 4k, b इज इक्वल्स टू 5k, c इज इक्वल्स टू 9k। ये तो हमने न्यूमरेटर में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बेटा c है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 9k। तो इन सब का सम करो, न्यूमरेटर में 18k आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 9k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 18/9 क्या होता है 2। तो हमारे पास बेटा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो ये तो हमारे पास प्रॉपर मेथड है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को यदि हमें शॉर्ट में सॉल्व करना है, ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्या करना है बेटा, a की जगह 4 पुट कर दो, b की जगह 5 पुट कर दो और c की जगह 9 पुट कर दो। बिल्कुल सिंपल है। तो a की जगह 4 पुट करो, b की जगह हम 5 पुट करेंगे और c की जगह क्या पुट करेंगे 9।
18/9 क्या आ गया बेटा अपने पास? 2 आ गया। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। हमें k एज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है, प्रॉपर मेथड पे आने की जरूरत नहीं होती है हमें। हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। a की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, b की वैल्यू पुट कर देंगे और c की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अपन ने जो आज पढ़ा है उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, ठीक है। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? जो अपन ने रेशो पढ़ा है, तो रेशो में अपन ने क्या पढ़ा? डेफिनेशन डिस्कस की इसकी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने कैलकुलेट की, और अपन ने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया एक पैटर्न पर। बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, हम सारे पैटर्न के एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉपर मेथड भी पढ़ेंगे, उनके शॉर्टकट्स भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमने एक मेथड अब डिस्कस किया, ठीक है। ये आई थिंक सबको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब किसी को भी बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी कैलकुलेशन में तो वो पूछ सकता है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी मैथ्स की, उसमें अब हम पढ़ेंगे बेटा कंटिन्यूड रेशो। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास प्रॉपर मेथड होता है जो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है, और हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है ना। उसकी हेल्प से, ठीक है ना, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत फास्टली, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपनी मैथ्स की। आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा।